वेलकम गाइस टू लेक्चर 3 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस कोर्स। सो अभी तक मैंने आपको सिस्टम, मार्केट्स और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, जिनसे बेसिकली मुझे लगता है कि 20 से 30% प्रॉब्लम आपकी जो मार्केट को लेकर है वो सॉल्व हो गई होगी। अब जब आपको मार्केट समझ में आ गई कि कितने तरह की होती है और कितने होती हैं जो हमारे काम की हैं, तो अब हम बात करते हैं उन किसी एक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इट मीन्स आज हम बात करेंगे बेसिकली चार्ट्स के बारे में, उनके कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, और साथ में मैं एक्सक्लूसिवली आज ही आपको बताऊंगा मेरी और जो आप अपनी साइड से भी यूज़ कर सकते हो एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यानी कि आप कितना अमाउंट यूज़ करोगे और कितना अमाउंट ऑफ गवाओगे, कितना अमाउंट ऑफ बनाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ पहले से अपनी एक जगह सेट करके बैठ जाओ ताकि आपको उठना ना पड़े। सो जब आप ये सब सीख लोगे कि मार्केट्स कितनी होती है, जो कि आप, मुझे लगता है मेरे अंदाजे से कि आप जान चुके हो कि कितनी तरीके की मार्केट्स होती है और कितनी मार्केट्स आपके यूज़ में हैं, तो उनमें से सभी मार्केट के अंदर जब भी किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स को शो किया जाता है तो उसको एक चार्ट के ऊपर शो किया जाता है। चलो मैं आपको आज से 300 साल पहले लेके चलता हूँ। जब मार्केट्स डिस्कवर हुई थी, जब ट्रेडिंग डिस्कवर हुई थी, यानी कि बिजनेस तो था लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी कि एक कंपनी के हिस्से करके उसको शेयर होल्डर की तरह पब्लिक के बीच में बांटा जाए और उसमें से हर एक शेयर का भाव लोगों को दिया जाए कि भाई इतना भाव है इस कंपनी का, तुम इसे खरीद सकते हो, कल को अगर कंपनी बढ़ती है तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। तो ये ईस्ट इंडिया जो कंपनीज थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले। तो बेसिकली इसका कोई एक तरह से रिजल्ट नहीं होता था, बस वो जा जाके पूछते थे, लोगों में बातें होती थी कि भाई आज इस कंपनी का कितना भाव चल रहा है, कहते भाई 400, कहते भाई 500, ऐसे चल रहा है। तो कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं होता था पहले, क्योंकि पेपर पे सिर्फ लिखा रहता था कि भाई आज इसका भाव ऐसे चल रहा है, क्योंकि कैलकुलेट होती थी, उस हिसाब से वो भाव निकल के आता था। तो बहुत लंबा समय लग जाता था। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता रहा और जैसे जैसे हमारे पास जो है कंप्यूटर्स आते रहे, तब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई। शेयर मार्केट बिल्कुल वैसी ही रही और उसके साथ साथ कई सारी मार्केट्स ने भी जन्म लिया, जस्ट लाइक फॉरेक्स मार्केट ने। ओके, क्रिप्टोज भी आई, बट क्रिप्टोज 21वीं सेंचुरी में आई है, उससे पहले नहीं आई है। सो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मार्केट्स के अंदर बेसिकली कंप्यूटर्स आए, टेक्नोलॉजी आई, तो इन स्टॉक के डेली प्राइसेस को लिखा जाने लगा, कैलकुलेट किया जाने लगा बाय कंप्यूटर। तो वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर की स्क्रीन पे उस टाइम पे दिखती थी, 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे। तो उस टाइम वो सारी की सारी चीज़ें दिखा करती थी। लेकिन उस वक्त क्या होता था, जो ग्राफ चलता था, यानी कि जो उस कंपनी के प्राइस को हर दिन शो करके एक बढ़िया सा ड्राइंग बनाता है, उसे हम ग्राफ कहते हैं। वो जो ड्राइंग होती है, वो ग्राफ होती है। वो बेसिकली क्या होता था, पहले हर दिन के हिसाब से प्राइस लिया जाता था, हर मिनट के हिसाब से नहीं। आज के टाइम में तो आपको हर एक सेकंड में किसी भी चीज़ का प्राइस दिख जाता है कि एक सेकंड में कितना चल रहा है, तो अगले एक मिनट बाद कितना हो जाएगा, तो उसके बीच में भी डिफरेंस दिख जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बेसिकली बहुत लंबे लंबे टाइम तक रुका जाता था, पूरे दिन का, यानी कि डे का ग्राफ चलता था। एक दिन में एक बारी प्राइस आपको दिखेगा, उसके बाद आपको अगले दिन दिखेगा जो ओपन हुआ है, जो क्लोज हुआ है। यानी कि ओपन क्लोज होता था कि जैसे आज मान लो किसी शेयर का प्राइस 2000 है और आज वो 2500 हो जाता है, तो आज उसका क्लोजिंग प्राइस रहता है 2500। तो 500 रुपये जो उसके अंदर बढ़े हैं वो लोगों की कमाई होती थी। अगले दिन जो ओपन होगा वो 2500 होगा और बाद में जो भी उसके अंदर होता है 2500 से 2600 या 2500 से 2400, 2300 या वापस 2000 हो जाता है, तो वो उसका क्लोज प्राइस होगा। इस तरीके से पहले मार्केट्स वर्क करती थी और इनको एक कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया गया। इट मीन्स जैसे मान के चलिए कि 1990 का टाइम है, 1990 का टाइम है, और उस वक्त जनवरी की 1 तारीख है, जनवरी की 30 तारीख है। तो जनवरी की 1 तारीख से जनवरी 30 तारीख तक ओपन क्लोज जितना भी हुआ है, उसमें से 2-3 ग्राफ निकाले जाते थे। जैसे 2 ग्राफ निकलते थे, एक ग्राफ होता था जिसमें सारी की सारी प्राइस वो लिखे रहते थे जहां पर मार्केट ओपन हुई है, जिस प्राइस पे, यानी कि दिस 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 ओपन हुई है। तो जैसे आज वो जनवरी 1 है 1990 की, और वो आज ओपन हुई है करीब 2000 पर। कल जनवरी 2 है, कल ओपन हुई है वो 2015 पर। जनवरी 3 है 2030 पर, जनवरी 4 है 2016 पर। तो इस तरीके से वो जो इसके बीच में जो प्राइस हिल रहा है,
2000 से 15 हो गया, 16, 30, तो इसका एक ग्राफ बनाया जाता था। और ये बेसिकली दो तरीके के होते थे। ये तो मैंने आपको बताया जो ओपन होती थी, जब मार्केट ओपन होती थी तब। अब आती मार्केट के क्लोज होने की, दूसरा ग्राफ बनाया जाता था जब मार्केट क्लोज होती थी। उसमें ये देखते थे कि भाई आज जनवरी 1 है तो 2000 का आज प्राइस है। अब जो मार्केट का प्राइस खत्म होने के लास्ट मिनट में होगा उसको गिना जाएगा। जैसे वो 2000 से 2015 हो गया, यानी कि 15 पॉइंट उसके अंदर बढ़ गए, 15 रुपये महंगा हो गया वो, तो 15 2015 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर अगले दिन जनवरी 2 में वो 2015 से 2020 हो गया, तो अब 2020 लिखा जाए। इस तरीके से एक ग्राफ बनता था और इन सारे प्राइजेस को ग्राफ में कनेक्ट किया जाने लगा लाइन के थ्रू। तब जाके सबसे पहले लाइन चार्ट डिस्कवर हुआ। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट चार्ट जो कि ट्रेडिंग में आया था, जिसे हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ये आज भी यूज होता है और ये आज से 50 साल 60 साल पहले भी यूज होता था। सो ये बहुत ही सिंपल है। इट इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्राइजेस ऑफ एनी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एनीथिंग। सब में काम करता है और आज भी काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग आपकी बढ़ती गई, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, तो लोगों ने इसके अंदर अपने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई। जस्ट लाइक जापानीज ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई कि इन ओपन और क्लोज और मार्केट के उसी एक समय में, जब मार्केट सबसे हाई पे गई, प्राइस सबसे हाई पे गया, फिर सबसे लो पे गया, फिर जहां वो ओपन हुआ उस समय और जहां वो क्लोज हुआ उस समय, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 1 बज रहा है, ओके, तो 1 बज रहा है तो 2 बजे तक जो भी उसके अंदर एक्टिविटी होती है उन सबको नोट किया जाने लगा। तो जापानीज क्या करने लगे, इन सब चीज़ों को नोट करने लगे और उनको एक स्ट्रक्चर्स में उन्होंने फॉर्म करके रखा। जैसे कि मान लीजिए कि 1 बजते ही अब मार्केट में जो प्राइस होगा वो देखेंगे कि कितना ऊंचा जाता है। तो मान लीजिए 2000 से वो ऊंचा चला गया 2020 तक, अब वो फिर नीचे आ गया। अब वो 2020 से अब देखते हैं कि वो कितना नीचे जाता है, वो 2015 पे आ गया, यानी कि एक 20 पे गया एक 15 पे गया। तो उनके लिए एक लाइन ड्रॉ हो गई इस तरीके से। अब उन्होंने क्या करा, ये देखा कि हुआ तो 2000 से शुरू था, लेकिन 2000 पहले 20 गया, फिर 2000 से 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक मोटा सा एरिया निकल के आया। इसको वो लोग बोलने लगे थे कॉलम। और फिर इन्हीं कॉलम से उन्होंने इनको शेप को रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिनसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आगाज हुआ। सेकंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आज की डेट में 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं। बैंक्स तो मुझे लगता है मुश्किल ही यूज करते होंगे क्योंकि उनका ग्राफ अलग ही होता है। सो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉप फर्म्स हैं और जो बड़े बड़े थोड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली ये कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं क्योंकि इट रिप्रेजेंट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ प्राइसेस। यानी कि ये सबसे सिंपल तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हमें बताता है कि एक्चुअल में मार्केट उस समय कितना ऊपर गई थी, कितना नीचे गई थी, कब ठहरी थी और कब थोड़ा सा और उठी थी। तो वो एक स्ट्रक्चर बना के देता है और इसी तरीके से कई 100-200 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मार्केट बनाती है, जिन्हें हम कैंडल्स की फॉर्म में देखते हैं। आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि होते हैं। अभी आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरीके के चार्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से यूज़ हुआ कैंडलस्टिक के बाद हैकनाशी का। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी की तरह यूज़ होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मेशन ये होता है कि अगर मार्केट का कोई ट्रेंड है, यानी कि मान लीजिए मार्केट सिर्फ बढ़ोतरी कर रही है, उठती जा रही है, लॉन्ग करती जा रही है, तो उस वक्त ये ज़्यादातर एक शेप की जो कैंडल्स हैं, एक शेप की जो आपके पास ग्राफ है उसको दिखाना शुरू करता है। और जैसे ही वो घूम जाती है मार्केट, यानी कि मार्केट का प्राइस अब नीचे गिरना शुरू हो रहा है, तब वो डिफरेंट शेप की कैंडल्स सेम तरीके से दिखाती है। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें हर मिनट में एक अलग डिफरेंट कैंडल बनती है। कभी कभी होता है कि सेम शेप की कैंडल बन जाए, लेकिन ज़्यादातर टाइम अलग अलग तरह की मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ज़्यादातर टाइम ही एक जैसी बनती है। अब इनके कलर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स के अंदर समझाऊंगा। अभी आप बस ओवरव्यू समझिए कि कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चार्ट आपके पास जो मैंने बताया आपको हिकनाशी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केट के ट्रेंड को पता करने के लिए कि कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कब ठहर सकता है, कब रुक सकता है, कब भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैंडलस्टिक में बताऊंगा। फोर्थ आपके पास निकल के आता है लाइन चार्ट का ही, लाइन चार्ट विद डायमंड्स, या फिर लाइन चार्ट
विद मार्कर्स आप बोल सकते हो। यानी कि जब भी मार्केट के अंदर किसी जगह पर मार्केट क्लोज होती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बिंदी आ जाती है उस लाइन के ऊपर, जो ये बताती है कि यहाँ मार्केट ऊपर थी, यहाँ मार्केट नीचे थी, ऐसे ऊपर नीचे करके उन लाइंस के साथ वो डॉट्स कनेक्ट होती हैं। तो उन्हें वैसे लाइन चार्ट विद डायमंड्स या लाइन चार्ट विद मार्कर्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चार्ट के प्राइस को आसानी से रीड करने के लिए। बेसिकली ये एक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करती है, क्योंकि इन सब से मिलके, इन सारी कैंडल्स, इन सारे चार्ट के प्राइजेस से मिलके, ओपन क्लोज हाई लो से मिलके एक बढ़िया सा पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न कई तरीके के होते हैं, सबका अपना अपना अलग हिसाब होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइक मेरे अपने खुद हैं, और जो